Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So this is weekly revision of current affairs for October 2 to 8. इसके पिछले जो 2 वीक्स का हमारा रिवीजन रह गया है तो उसके आपको वो डायरेक्टली आइदर इन द PDF फॉर्म और ऑन द वेबसाइट आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। और इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दैम ऑल्सो तो आपके पिछले 2 वीक भी कवर हो जाएंगे। एंड बिफोर दैट आपको जैसे पता है हम जून से इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर योर रिविजन पर्पस। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एडिटोरियल्स वगैरह जो आते हैं इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके लिए ये रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं। ओके, तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर देम ऑल्सो। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट रजनीत राज जिन्होंने आंसर्स लिखे थे। एंड ऑल्दो आंसर्स लास्ट में बता दिए जाते हैं, बट इट शोज़ दैट एटलीस्ट यू ट्राई टू अटेम्प्ट इट। आपने वीडियो सुना और उस चीज़ के बाद उसके बाद में आपने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, राइट? तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। सो अभी हम इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। तो एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम विद टाइम डाल देते हैं, तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे भी जा सकते हो। ओके, सो फर्स्ट वॉज द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पावर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, इन सब से रिलेटेड है। GS2 का टॉपिक है। एंड ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स। ओके, और इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो कोविड पेंडेमिक था वो सबसे बड़ा सेटबैक था टू द ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन इन डिकेड्स। तो कई दशकों से जो ग्लोबल पॉवर्टी को कम किया जा रहा था, एकदम से उसमें रिवर्सल आ गया था बिकॉज ऑफ कोविड। अभी आपको इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताए जाएंगे। ओके, और जो हमारा गोल था SDG का कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड करना है बाय 2030, तो रिपोर्ट का कहना है कि अब इस गोल तक हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे। सो व्हाट आर द की टेक अवेज? तो रिपोर्ट ने कहा है कि जो ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन है वैसे तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, लेकिन 2015 से ये रिडक्शन थोड़ा धीरे हो रहा था। लेकिन कोविड पेंडेमिक ने क्या करा है, कोविड पेंडेमिक और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से ये आउटकम्स पूरी तरीके से रिवर्स हो चुके हैं। अभी तक मतलब जो रेट था कम होने का वो कम हो रहा था, पहले स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से हो रहा था, फिर थोड़ा कम धीरे हो रहा था, लेकिन अब जो है वो उल्टा हो गया है और फिर से पॉवर्टी बढ़ने लगी है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई कि 2015 तक जो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट था वो आधे से ज़्यादा कम हो चुका था। एंड पॉवर्टी रिडक्शन जो है इट वॉज स्लोड इन टेंडम विद द सबड्यूड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये रिडक्शन कम क्यों हो रहा था उसका रीज़न भी इन्होंने बताया, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वर्ल्ड की वो थोड़ी कम हो रही थी, इस वजह से ये रिडक्शन भी थोड़ा कम होने लगा था। एंड वही है, उसके बाद में इकोनॉमी बिल्कुल ही बुरी कंडीशन में चली गई थी इन कोविड-19 और बाद में यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसकी वजह से ये रिवर्स हो गया है। फाइन, तो इसलिए जो ग्लोबल गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक डेटा दिया है कि 2020 में ही अगर आप देख लो तो जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उनका नंबर बढ़ के 70 मिलियन हो गया, इनफैक्ट मोर देन 70 मिलियन। और ये लार्जेस्ट 1 ईयर इंक्रीज है सिंस जब से है ना ग्लोबल पॉवर्टी मॉनिटरिंग की जा रही है 1990 से। तो एक साल में बढ़ने वाला ये सबसे बड़ा नंबर है कि एक ही साल में 70 मिलियन से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं। अब इन्होंने दूसरी चीज़ कही है कि साथ में इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ गई हैं। एंड सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो इसका पेंडेमिक का बेयर करना पड़ा है वो सबसे पुअरेस्ट लोगों को है। और कैसे, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो देखो इन्होंने यहाँ पे इनकम लॉसेस को कंपेयर किया है कि जो पुअरेस्ट 40% है उनके इनकम लॉसेस 4% थे एंड इट वाज डबल द लॉसेस ऑफ द वेल्दीएस्ट 20%। ठीक है, तो जो वेल्दीएस्ट 20% हैं उनके लॉसेस का दुगना लॉस पुअरेस्ट 40% को हुआ है। और ग्लोबल इक्वालिटी बड़ी है और मतलब वही है कि पहली बार कई दशकों में ये चीज़ हुई है।
और ग्लोबल मीडियन इनकम अगर देखी जाए पूरा मतलब हर चीज़ पूरी मिला के, रिच और पुअर को मिला के, तो ग्लोबल मीडियन इनकम जो थी 2020 में वो डिक्लाइन हुई है बाय 4%। ओके, अब इंडिया की देखो इन्होंने बात की, तो ये भी आप फिगर्स प्लीज़ नोट डाउन कर ले। इंडिया का पॉवर्टी लेवल्स जो है दे हैव गॉन अप इन इंडिया, और यहाँ पे अब इन्होंने पावर्टी लाइन जिसके बेसिस पे कंपेयर किया है वो यूएस का $1.90 पावर्टी लाइन लिया है। तो इन्होंने कहा है कि अगर 2017 में देखें तो इस पावर्टी लाइन से नीचे आने वाले लोग जो थे वो 10.4% थे। लेकिन अब ये जो उन्होंने डेटा लिया है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से लिया है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल एस्टिमेट्स नहीं है सिंस 2011। और रिसेंट जो सर्वे हमारे पास में एक्चुअली में हुआ था वो NSSO का था पॉवर्टी मेजर करने के लिए, तो वो 2011-12 का सर्वे था, नेशनल सैम्पल सर्वे। और अभी 17-18 वाला जो राउंड था उसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि रिलीज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि डेटा क्वालिटी के लिए कंसर्न्स थे। बट इट कुड नॉट हैव लेफ्ट इंडिया आउट ऑफ द पॉवर्टी एस्टिमेट्स, क्योंकि इंडिया जो है ऐसा नहीं था कि आपने NSS का डेटा नहीं दिया तो आपका एस्टिमेट नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन है। और इंडिया के साइज़ की वजह से और लैक ऑफ रिसेंट सर्वे डेटा फॉर द कंट्री, इसकी वजह से जो है ग्लोबल पॉवर्टी का जो मेजरमेंट है उसमें काफ़ी असर पड़ा है। एंड दिस वॉज एविडेंट इन पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020। तो 2020 का जो था उसमें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि काफ़ी ज़्यादा मेजरमेंट पे असर पड़ रहा था, क्योंकि इंडिया का साइज़ ज़्यादा है और डेटा हमारे पास में नहीं था। अब इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास, उन्होंने ये कहा है कि फिस्कल पॉलिसी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिस्कल पॉलिसी अगर सही सुधार कर दी जाए तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से लड़ सकती हैं। ओके, यानी अगर उसको प्रूडेंटली यूज़ किया जाए तो उसको फिस्कल पॉलिसी यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उससे आप फाइट कर सकते हो। तो अब इन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग वेल्दिएस्ट कंट्रीज़ में हुई है पावर्टी को कम करने के लिए, इस दौरान इस पेंडेमिक वगैरह के दौरान उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग की है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है। वहाँ पे पावर्टी फिर भी रिड्यूस हुई है। और बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई और उसके अलावा लोअर मिडिल इनकम हो गई, तो वहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं हुआ है। डेवलपिंग का इन्होंने जैसे बताया है कि जो अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ थी वो केवल 50% इम्पैक्ट को कम कर पाई थी, और लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज जो थी वो 1/4 ही केवल इम्पैक्ट को कम कर पाए थे। तो वर्ल्ड बैंक ने इसमें 3 सजेशंस भी दिए हैं कि फिस्कल पॉलिसी में क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि एक तो टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र करो इंस्टेड ऑफ ब्रॉड सब्सिडीज़, तो ये तो हमारे यहाँ होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, है ना। उसके अलावा प्रायोरिटाइज पब्लिक स्पेंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे करो। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलर पॉलिसीज़ बनती हैं इलेक्शंस जब आते हैं उस हिसाब से। एंड मोबिलाइज टैक्स रेवेन्यूज़ विदाउट हर्टिंग द पुअर। ओके, तो टैक्स रेवेन्यूज़ भी आप ऐसे जनरेट करो ताकि पुअर जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, फास्ट मेल्टिंग आर्कटिक आइस, तो ये GS3 का टॉपिक है, कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल। देखो ये जो है ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये GS3 का ये टॉपिक आप मान के चलिए कि आपका है ना डेली न्यूज़ से ही कवर होगा, और मतलब जो ये कन्वेंशंस वगैरह होते रहते हैं उनसे ही कवर होगा, ये आपको स्टैटिक में इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट मेल्टिंग आर्कटिक आइस। तो अभी क्या है कि रिसर्चर्स ने देखा है कि जो आर्कटिक ओशन का वेस्टर्न रीजन है उसकी केमिस्ट्री चेंज हो रही है, और कैसे चेंज हो रही है कि वहाँ की जो एसिडिटी लेवल्स हैं वो 3 से 4 गुना बहुत मतलब तेज़ी से बढ़ रही हैं एज़ कम्पेयर टू ओशन वाटर्स एल्सवेयर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ओशन एसिडिफिकेशन के ऊपर भी अभी हमने एक पोस्ट डाला था, और उसमें आपका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसमें बताया गया है कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके कंसर्न्स क्या हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, और ओशियंस में मतलब क्या रोल है, एंड हाउ मतलब इकोनॉमी वगैरह पे भी असर पड़ता है, एंड वे फॉरवर्ड। तो आप उस पोस्ट को भी है ना पढ़ सकते हो। ओके, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी जो हम यहाँ पे एसिडिफिकेशन की बात अभी करेंगे। तो उसके अलावा टीम ने एक ये चीज़ भी देखी है, टीम मतलब रिसर्चर्स ने ही एक चीज़ ये भी देखी है कि जो आइस मेल्ट हो रही है बहुत तेज़ी से, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है विद द रेट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। यानी यहाँ से आइस मेल्ट होती जा रही है और वहाँ से ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। ये स्टडी साइंस जर्नल में आई है, और ये पहला एनालिसिस है आर्कटिक एसिडिफिकेशन का, और इसमें जो डेटा लिया गया 94 से लेकर 2020
2020 तक लिया गया है। और इसमें एक प्रिडिक्शन किया गया है कि अगर 2050 तक आप देखोगे कि आर्कटिक सी आइस जो है इस रीजन में वो जैसे गर्मी बहुत इंटेंस होती जा रही है, तो इंक्रीजिंगली वार्म समर्स में वो सी आइस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इट वुड नो लॉन्गर सर्वाइव। और इस वजह से जो है ये ओशियन की केमिस्ट्री जो है वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, और इससे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स भी होंगी किसके लिए, जो वहाँ के जैसे सी क्रीचर्स, प्लांट्स और दूसरे लिविंग थिंग्स हैं। तो इसका इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे अगर आप क्रैब देखो तो उसका शेल जो होता है वो क्रस्टी होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है उस पर ऑब्वियस सी बात है असर पड़ेगा, है ना। और मतलब वो बेसिक होता है, सॉरी, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो कहाँ से सर्वाइव करेंगे क्रैब्स, राइट, एसिडिफिकेशन बढ़ जाएगा तो। और पोलर बियर्स जो है उनका भी अब देखो तो वो हेल्दी फिश पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और फिश और सी बर्ड्स जो हैं वो प्लैंक्टन और प्लांट्स पे डिपेंड करती है। और सी फूड मतलब ह्यूमन डाइट का भी काफ़ी ज़्यादा की एलिमेंट है। अब सी फूड नॉर्मली जो सी वाटर होता है ना वो एल्कलाइन होता है, उसका pH याद रखना करीब 8.1 होता है। तो रिसर्चर्स ने कहा है कि ये जो सी आइस मेल्ट है वो एक की मैकेनिज्म, उसको मतलब उसको पॉइंट करते हुए बताया है कि जो ये सी आइस मेल्ट हो रही है इससे समझ में आ रहा है कि बहुत तेज़ी से pH बढ़ रहा है। pH बढ़ रहा है यानी कि एसिडिटी की तरफ जा रहा है। आपको पता होगा कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल वाला होता है, 7 से ज़्यादा बेसिक होता है और 7 से कम एसिडिक होता है। तो अभी जो है उसकी pH वैल्यू 8.1 है, इसलिए बेसिक या फिर एल्कलाइन टाइप का है, और 7 से कम यानी pH जो है उसका बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो एसिडिक हो रहा है। और इसकी वजह से अब क्या होगा कि जो सरफेस वाटर है वो 3 तरीके से उसमें चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे, जो सी आइस के नीचे का पानी है, वाटर अंडर द सी आइस, वहाँ पे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड डेफिसिट होता है ना, वो बर्फ़ के नीचे वाला पोर्शन जो पानी का रहता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डेफिसिट होता है। लेकिन अब ये आइस जो है ये पूरी मेल्ट हो जाएगी तो ये वाला पानी भी जो है वो एटमॉस्फेरिक CO2 के उसको एक्सपोज हो जाएगा और उसको फिर फ्रीली टेकअप करेगा। ओके, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में जो सी वाटर है जब वो ये मेल्ट वाटर के साथ मिलता है तो फिर ये लाइट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सैलिनिटी थोड़ी वो हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेल्ट होगा, है ना, डाइल्यूशन होगा तो वो लाइट हो जाता है। इसलिए ये जो नीचे का पानी है, डीपर वाटर है, उसके साथ में इजीली मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सरफेस पे ही कॉन्सेंट्रेटेड रह जाएगी। दूसरी चीज़ ये हो गई, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जो मेल्ट वाटर है वो कार्बोनेट आयन जो आपके होते हैं ना, कार्बोनेट आयन, उसके कॉन्सेंट्रेशन को भी ये डाइल्यूट कर देता है। और वैसे कार्बोनेट आयन की एबिलिटी होती है कि वो CO2 को न्यूट्रलाइज कर देता है इनटू बाइकार्बोनेट, और लेकिन अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बोनेट आयन खुद ही डाइल्यूट हो जाएगा, और जिसकी वजह से और जो ओशन का pH है वो कम हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा ये देखो टॉपिक है ना डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको अच्छे से रीड करोगे, 1-2 बार और सुनोगे ना तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ थर्ड इज हॉल्टिंग किल्न ऑपरेशंस ड्यूरिंग द स्टबल बर्निंग पीरियड इन पंजाब। अगेन GS3 देखो फिर से है ना, ये कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन का ही टॉपिक है। तो स्टबल बर्निंग के केसेस ऑलरेडी स्टेट में शुरू हो चुके हैं क्योंकि अभी पैडी हार्वेस्ट हुआ है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है इट कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन लेवल टू अ लार्ज एक्सटेंट। कैसे? बाय हॉल्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ ब्रिक किल्न्स, ठीक है। तो ब्रिक किल्न्स के बारे में आपको बता दें कि इसका ब्रिक इंडस्ट्री जो है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे ईट या ब्रिक्स जो होती हैं उनको बर्न किया जाता है, है ना, भट्टी जिसको बोलते हैं वहाँ पे, तो उसका है ना बहुत ही डिवास्टेटिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। और किल्न्स जो है वो करीब 1000 मिलियन टन CO2 रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में हर साल, जो कि टोटल एमिशंस का 2.7% है। तो ग्लोबली इन्होंने बताया है कि इस किल्न को चलाने के लिए, जितनी भी ब्रिक किल्न्स हैं उनको चलाने के लिए 370 मिलियन टन्स का कोल हर साल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले सवाल है कि इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो ब्रिक किल्न्स है अगर उसको बंद कर दिया जाता है पैडी हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान तो उससे बिजनेस पे अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि नॉर्मली भी जो किल्न्स होती है वो 6 से 7 महीने ही चलती हैं। तो अगर इनको पैडी हार्वेस्टिंग और पोस्ट पैडी हार्वेस्टिंग पीरियड जो होता है अक्टूबर से दिसंबर का 3-4 महीने, उस टाइम पर अगर बंद कर दिया जाए जब ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है स्टबल बर्निंग की वजह से, तो ये एक आइडियल सिचुएशन होगी। और इसका इन्होंने बोला है कि आप प्रॉपर
प्रॉपर सिस्टम बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हर किल्न पे जो है 200-250 लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर एक प्रॉपर सिस्टम बन जाए तो उनको पता रहेगा कि इस टाइम पे किल्न्स नहीं चलती हैं, तो वो ऑल्टरनेट अपना लाइवलीहुड के भी ऑप्शंस देख सकते हैं। तो ये चीज़ पहले वैसे हो चुकी है। 2018 में पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑर्डर किया था कि इन किल्न्स के ऑपरेशन को हॉल्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए कि उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब असर पड़ा था, ठीक है। AQI वगैरह काफ़ी इम्प्रूव हुआ था, खासकर दिल्ली वगैरह का भी। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, अभी बहुत जल्दी जो है, आई डोंट नो आपको सर ने बताया है कि नहीं, तो एग्ज़ाम्स मेड सिंपल की विल बी रिलीजिंग एन ऐप, तो आप उसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जितने भी मेजर ये सारे जैसे PDFs हो गए, आर्टिकल्स हो गए, कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ नए अनाउंसमेंट्स होंगे जो भी हमारी तरफ से, वो सब उसमें रहेगा। सो यू कैन डाउनलोड इट एंड उसमें आप है ना प्रॉपर इन सब चीज़ों को आप अपने पास में मतलब रख सकते हैं। ओके, सो वील बी अपडेटिंग दैम ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब जो ये किल्न्स है ये क्या पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो अब इन्होंने बताया कि देखो पंजाब में करीब 2800 किल्न है, ठीक है, जिसमें से 2100 ऑपरेशनल है। और ये सारी जो ऑपरेशनल किल्न है इनको ऑलरेडी जिगजैग टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर दिया है। और ये जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है इसने ऑलरेडी मतलब पोल्यूशन एमिशन जो है वो 70% कम कर दिया है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब वैसे जो किल्न होती है ना उसको कोल पे चलाया जाता है, अभी आपको ऊपर बता दिया, और एक ऑपरेशन में करीब एक बार उसको चलाने में करीब 135 से 150 टन कोल लगता है। तो जब पूरी 2100 किल्न चलाई जाती है अक्टूबर और नवंबर में, तो उस टाइम पे करीब 2.8 लाख टन से लेके 3.25 तक मान लो आप टन जो है कोल लगता है। और साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो नया टेक्नोलॉजी है उससे पोल्यूशन लेवल कम तो हुआ है, लेकिन अगर इन महीनों में अगर इस ऑपरेशन को यानी जो ब्रिक किल्न्स है उनको बंद ही कर दिया जाए, तो जब स्टबल बर्निंग होती है तो उससे और पोल्यूशन जो है रिड्यूस हो सकता है। और विंटर्स में क्या होता है, देखो एक और अच्छी चीज़ बताइए, यहाँ पे जो विंड फ्लो है वो बहुत स्लो हो जाता है, केवल 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है हवा। और इसलिए क्या होता है कि जो पोल्यूटेड एयर होती है वो अक्यूमुलेट हो जाती है एक ही जगह पे इंस्टेड ऑफ डिस्पर्सिंग आउट। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया मेड कफ सिरप्स एंड डेथ्स इन गाम्बिया। तो अभी ये GS2 का आपका टॉपिक है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो WHO ने अभी अलर्ट इशू किया है 4 इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप्स के बारे में। और ये कहा जा रहा है कि जो अभी एक्यूट किडनी इंजरी हुई है बच्चों में और उसकी वजह से 66 डेथ हुई हैं। गाम्बिया जो है वो एक स्मॉल अफ्रीकन नेशन है, वेस्ट अफ्रीकन नेशन है, और वहाँ पे ये डेथ्स हुई हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने ये अलर्ट जारी किया है। इन सिरप्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, प्रोमिथाजाइन ओरल सोल्यूशन, कोफेक्स और मेकॉफ एंड मैग्रेप। और इसको सोनीपत हरियाणा में मेडन फार्मास्यूटिकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही थी। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि जुलाई में गाम्बिया की जो एपिडेमियोलॉजी और डिजीज़ कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि अचानक से 5 महीने से 4 साल तक के बच्चों में अक्यूट किडनी इंजरी देखी गई है। और उसके बाद में 28 डेथ इन्होंने उसी टाइम पे बता दी थी। और केस फेटलिटी रेशियो जो था वो 87.5% था। ओके, तो WHO ने ये जो सैम्पल्स हैं उसके लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए हैं और ये कहा है कि इन सैम्पल्स में जो है अनएक्सेप्टेड अमाउंट ऑफ डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया था एज कंटेमिनेंट्स। यही दोनों मेन कंटेमिनेंट्स हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। तो इसकी वजह से गाम्बिया ने फिर वहाँ पे इन सिरप्स को रिकॉल कर दिया था। तो अब ये जो कंटामिनेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों केमिकल कंटामिनेंट्स हैं जो कि सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, जो सॉल्वेंट सिरप्स में यूज़ होता है। और ये जो दोनों कंटामिनेंट्स हैं ये टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए और इनकी वजह से एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, इनेबिलिटी टू पास यूरिन, हेडेक और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है जो कि बच्चों में फेटल हो सकती है। और 2020 में भी जो है 70 बच्चे जम्मू कश्मीर के जो थे उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर कंज्यूमिंग अ सिरप जिसमें बहुत हाई लेवल का डाइथाइलिन ग्लाइकोल था। तो अब इन सिरप्स को इंडिया में क्यों नहीं सोल्ड किया जाता है, तो इसका रीज़न ये है कि जो ड्रग रेगुलेटरी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किए थे 2020 की जम्मू कश्मीर डेथ्स में, तो उन्होंने फिर इन सिरप्स को फेज आउट करवाया था और कहा था कि इन सिरप की जगह पे सस्पेंशन होना चाहिए। तो अब सिरप और सस्पेंशन में क्या अंतर है, तो सिरप में क्या होता है कि जो API है यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी मेन इंग्रेडिएंट जो कि उस चीज़ को क्योर करता है, ठीक है,
वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है। यानी आप मान लो शुगर सोल्यूशन, जैसे पानी में शुगर आप घोल दो तो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। और सस्पेंशन में क्या होता है, एपीआई पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं यूनिफॉर्मली इन अ सॉल्वेंट। यानी दाल जैसे, तो पानी में आपको कहीं कहीं वो दाल के वो अलग अलग आपको दिखेंगे, पूरी तरीके से मिक्स नहीं होती है ना। उसको सेट कर दो तो नीचे कई बार बैठ भी जाती है, ऊपर पानी आ जाएगा। इसलिए जो बॉटल्स होती हैं उस पर अक्सर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो एपीआई जैसे पैरासीटामोल है और दूसरे एपीआई जो इस सिरप में थे ना, वो वाटर सोल्यूबल नहीं थे। तो जब वाटर सोल्यूबल नहीं होता है तो एक बेस सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। मुझे लग रहा है आज के लिए आपके लिए साइंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी, है ना। तो इसमें एक बेस सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल जो है उसकी दो वेराइटीज़ होती है, एक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, एक फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी जो होती है ना, अपना पैसा बचाने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ कर लेती है, जिसमें फिर ये दो कंटेमिनेंट्स पाए जाते हैं, यानी डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब जो सस्पेंशन होते हैं तो उसमें तो देखो सोल्यूबल होने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कि उसको डिज़ोल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है एक्टिव इंग्रेडिएंट को, तो इसलिए उनको प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो बेस किस चीज़ का लेते हैं, वो लिक्विड बेस लेते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज का, CMC। और इसमें इसलिए ये दो सॉल्वेंट होने की कोई रिस्क नहीं होती है। ये जो दो आपको ये बताएं, डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये कंटेमिनेंट केवल आपको किस में मिलेंगे, सिरप्स में मिलेंगे। तो अब इंडियन अथॉरिटीज़ इस चीज़ के ऊपर क्या कर रही हैं, तो एक SCO जो है वो हमारी अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं और कंट्रोल सैंपल वहाँ से उठा लिए हैं। अगर उसमें कंटेमिनेंट मिले तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द कंपनी, और हो सकता है कि उनका एक्सपोर्ट करने का जो है लाइसेंस वो भी सस्पेंड हो जाए। लेकिन इसमें अब वही है कि कोई क्रिमिनल वो नहीं लिया जा सकता, एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये डेथ्स इंडिया में नहीं हुई हैं। और एक एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि देखो, जो इम्पोर्ट कर रहा है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टेस्ट करना, तो इंडिया जो भी इम्पोर्ट करता है उसको टेस्ट करता है। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री ने WHO को कहा है कि जो कॉजल रिलेशनशिप है, आप उसकी रिपोर्ट हमको शेयर करो। कॉजल रिलेशनशिप मतलब क्या, यानी कि ये चीज़ का कन्फर्मेशन दो कि ये जो सिरप से इन्हीं की वजह से वो डेथ हुई है। ओके, तो अभी तक आया नहीं है। ये अभी आपको क्या बताया कि आगे क्या हो रहा है, कि ताकि आप एक वॉच रखो इसमें, फिर अचानक से कोई रिपोर्ट आ जाएगी, कुछ नया इसमें खुलेगा, तो आप एक वॉच रखो अपने पास, ठीक है। लास्ट न्यूज़ है सिप्री स्टडी ऑन डिफेंस प्रोडक्शन, और इंडिया जो है वो 4th आया है अमंग 12 इंडो पैसिफिक नेशंस। और ये जो स्टडी है ये सेल्फ रिलायंट आर्म्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को लेके थी। और सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस लिस्ट में टॉप किया है चाइना ने, सेकंड था जापान, थर्ड है कोरिया, फोर्थ हो गया इंडिया। पाकिस्तान का भी रैंक बता दिए, 8th रैंक पे था। तो ये स्टडी जो थी ये सेल्फ रिलायंस मेजर करती है, इसने किया है मेजर अंटिल 2020। और इसके 3 इंडिकेटर्स हैं सेल्फ रिलायंस के, आर्म्स प्रोक्योरमेंट, आर्म्स इंडस्ट्री और अनक्रूड मैरीटाइम व्हीकल्स। अनक्रूड मैरीटाइम व्हीकल्स क्या होते हैं, यानी जिसमें क्रू ना हो, यानी जैसे ड्रोन हो गए, है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गए। तो आर्म्स प्रोक्योरमेंट में क्या देखा है कि जैसे इंपोर्ट्स हो गए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गए, लाइसेंस प्रोडक्शन हो गए, इन सब को मेजर किया है एज अ प्रपोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स टोटल प्रोक्योरमेंट ऑफ मेजर कन्वेंशनल आर्म्स। तो गवर्नमेंट का पूरा प्रोक्योरमेंट जो भी होगा उसमें से, टोटल प्रोक्योरमेंट में से ये निकालना कि इंपोर्ट्स कितने में थे, लाइसेंस्ड वाले कितने थे, डोमेस्टिक वाले कितने थे, ठीक है। आर्म्स इंडस्ट्री सेकेंड इसका मेजर था, यानी कि इसमें 5 लार्जेस्ट आर्म्स कंपनीज बताई हैं हर कंट्री की, और उनको फिर रैंक किया है कि उन्होंने कितने आर्म्स और मिलिट्री सर्विसेज को सेल किया है इन 2020 टू बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट कस्टमर, यानी डोमेस्टिक भी और फॉरेन में भी उन कंपनीज ने कितना सेल किया है, उस बेसिस पे कंपनीज को रैंक किया है। देन अनक्रूड मैरीटाइम व्हीकल्स जो है, इसमें दोनों को कवर किया है, अनक्रूड सरफेस व्हीकल्स और अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल्स को भी, ताकि क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि जो वो कंट्रीज़ हैं वो डोमेस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में उनको कितना मतलब इंगेज कर रही हैं ऐसे सिस्टम्स को प्रोड्यूस करने में। तो अब ये मैरीटाइम डोमेन लेने का रीज़न क्या था, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पे मतलब एक इट इज़ अ मैरीटाइम थिएटर। और ये जो 12 कंट्रीज़ सिलेक्ट की गई हैं, इनको क्यों किया गया है, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग होती है इन रीजन में। तो ये थी कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, ठीक है, ये सब नाम लिखे हुए हैं। और
ये समझना कि कितना सेल्फ रिलायंट है हर कंट्री, ये क्यों ज़रूरी है, ताकि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके अमंग स्टेट्स। और इसमें ये इस रीजन में, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें ये भी देखा गया है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब एलोकेट करने लगी हैं, मतलब वो चीज़ एलोकेशन भी जो है वो बढ़ रहा है। और 18 जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं इस रीजन की, उनको मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्म्स कंपनीज़ थी एक्चुअली में वो, देवर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स कंपनीज इन 2020। ठीक है, तो ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस रीजन में ऑलरेडी टेंशन जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं चाइना के रहते हुए, तो जाहिर सी बात है हर कहीं टेंशन बढ़ेगा ही। और एक तरीके से फिर इस रिपोर्ट से थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है। ओके, और हर मतलब जो स्टेट है वो अपना भी खुद का एक असेसमेंट भी कर सकता है। तो इसमें बताया कि जो आर्म्स, अगर वैसे चाइना ने टॉप किया, लेकिन अगर इम्पोर्टर के सेंस में देखें तो आर्म्स इम्पोर्टर में चाइना जो था वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट था 2016 टू 20 में। और इसकी रीज़न ये थी, इम्पोर्ट कम किया है, मतलब सेल्फ रिलायंट ज़्यादा हो गया है, और उसकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इस पीरियड में। और जो भी मतलब वहाँ की आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो वहाँ की खुद की आर्म्स इंडस्ट्री उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। और उसका मतलब जितने टोटल इंपोर्ट हुए हैं वो उसके टोटल प्रोक्योरमेंट के केवल 8% हैं। ओके, यानी जो 12 कंट्रीज इन्होंने स्टडी करी है ना, उसमें से सबसे कम चाइना का ही था। चाइना ने सबसे कम इंपोर्ट किया है और वो टॉप पे, तो यानी आप समझो कि उसने इतना ज़्यादा मतलब खुद ही प्रोड्यूस किया है। और चाइना की जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसमें मेनली 9 लार्ज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे, और मतलब अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, एरोस्पेस एविएशन से रिलेटेड। तो ये मतलब ग्लोबल वाली कंपनीज़ में भी ये टॉप में आते हैं, ये वाली कंपनीज़। ठीक है, तो 8 ऐसी मतलब 9 ऐसी बड़ी कंपनीज़ थी। ओके, और जो इनका मेजर कस्टमर था वो वही है, वहाँ की आर्मी थी। इसके अलावा इनके कुछ और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं लॉन्ग रेंज प्रिसीजन, इंटेलिजेंट, स्टेल्दी और अनमेंड वेपनरी इक्विपमेंट को डेवलप करने के लिए। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर रहा था आर्म्स का फॉर इट्स आर्म्ड फोर्सेस। तो हमारा डिपेंडेंस देखो बाहर है ना बहुत ज़्यादा था, इम्पोर्ट्स पे हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और काफ़ी सारे मतलब हाँ ये है कि लाइसेंस प्रोडक्ट्स भी हमने इंपोर्ट किए थे, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए कंपोनेंट्स भी काफ़ी सारे हमने प्रोक्योर किए थे। ओके, और इंडिया का अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोक्योरमेंट अगर देखें तो मतलब 2016 से 20 तक का, तो उसमें से 84% जो था वो हमारा फॉरेन ओरिजिन का था। देखो चाइना का केवल 8% था, हम 84% जो है फॉरेन पे डिपेंडेंट थे, है ना। और डोमेस्टिक आर्म्स कंपनीज केवल 16% इस टोटल प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व थी। तो स्टडी के अकॉर्डिंग ये जो मतलब इंडिया फिर भी 4th पोजीशन पे क्यों आया, उसका रीज़न ये क्योंकि हमारा जो लोकल फर्म्स हैं उनकी सेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, और साथ में लाइसेंस प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि मेजर कंपनीज़ कौन सी थी, तो हैल हो गई, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। और इसके अलावा अशोक लेलैंड का बताया कि जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ ट्रक्स टू द इंडियन आर्मी, ये अकेली ऐसी कंपनी है जो कि इंडो पैसिफिक के टॉप 50 में थी। ठीक है, ये केवल इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। और चाइना का बताया कि 9 कंपनीज वर्ल्ड के टॉप में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे कई 7 अनक्रूड मैरीटाइम वेसल प्रोजेक्ट्स भी अभी हमारे चल रहे हैं। ठीक है, AUV तो है ही, एरियल अनमैन्ड व्हीकल्स तो बनाते, मतलब उसके ऊपर भी चल ही रहा है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन एक बहुत अच्छा दिया था, वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रशियन वॉर इन यूक्रेन इज दैट इट हैज़ ब्रॉट इनटू शार्पर फोकस द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन मॉस्को फॉर डिफेंस हार्डवेयर। तो हमारी उसको रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिपेंडेंस है डिफेंस हार्डवेयर को लेके। और अभी जैसे वहाँ की जो सिचुएशन हुई तो देखो वहाँ से सप्लाईज घट गए थे, है ना। तो यही चीज़ इन्होंने बोली है। और अर्जेंट नीड है फॉर इंडिजिनाइजेशन टू द एक्सटेंट पॉसिबल। डू यू अग्री? तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो और समझ में आ गया, 84% तो हमारा बाहर से ही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडिजिनाइज करने की ज़रूरत है। MCQs देख लेते हैं, इनको आंसर करने की कोशिश करना। और जैसे आप में से कई लोग सजेस्ट कर चुके हैं, तो अभी मैं आपको आंसर साथ में बताती जाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो फर्स्ट इज़ ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सेकंड इज़ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, थर्ड इज़ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। आपको सही आंसर बताना है 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, या फिर 1 एंड 3। इसका आंसर है बी, यानी कि 1 एंड 2। तो ग्लोबल फाइनेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है।
इसका आंसर बताया तो अब आप तो कुछ बताओगे ही ना। चलो सेकंड एमसीक्यू है विथ रिस्पेक्ट टू सी वाटर। तो पहला इन्होंने दिया है कि सी वाटर नॉर्मली अल्कलाइन होता है, पीएच 8.1 होता है। सेकंड है सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इट इज़ हायर देन दैट ऑफ प्योर वाटर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ लोअर। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 नॉर 2। इसका आंसर है ए यानी ओनली 1 इज़ करेक्ट। ये तो मैंने आपको बता भी दिया है। तो किसका हायर होता है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हायर होता है या सी वाटर का, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टबल बर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है स्टबल बर्निंग रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। सेकंड है स्टबल बर्निंग कॉजेज इंक्रीज इन मॉइस्चर ऑफ सॉइल। स्टबल बर्निंग कॉजेज इन लॉस ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन सॉइल। एंड डी इज स्टबल बर्निंग में कॉज स्मोक। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी है ना। आप स्टबल बर्न करोगे तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर तो नहीं बढ़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू CDSCO। तो पहला स्टेटमेंट है कि CDSCO नेशनल लेवल रेगुलेटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सर देखो ये सब चीज़ें आपको बहुत पढ़ा चुके हैं। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है CDSCO रेगुलेट्स कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड अप्रूव्स न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। नॉट ट्रू बताना है। ओके। इसका आंसर है आपका डी और दोनों स्टेटमेंट यानी कि सही हैं। तो याद रखना CDSCO मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में आता है और ये रेगुलेट भी करता है। ओके। सिप्री का देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिप्री स्टडी ऑन डिफेंस प्रोडक्शन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया की रैंक 4th थी अमंग 12 इंडो पैसिफिक नेशंस इन सेल्फ रिलायंट आर्म्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़। सेकंड है कि स्टडी ने मेजर किया सेल्फ रिलायंस अंटिल 2020 और ये 3 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है, आर्म्स प्रोक्योरमेंट, आर्म्स इंडस्ट्री एंड अनक्रूड मेरीटाइम व्हीकल्स। थर्ड स्टेटमेंट है 12 कंट्रीज इन द स्टडी वर सिलेक्टेड बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग इन द रीजन। फोर्थ स्टेटमेंट है इंडिया इज रैंक्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स फॉर इट्स आर्म्ड फोर्सेज इन 2016-20। ईजी। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। और आपको बता ही दिया था कि कौन है लार्जेस्ट इंपोर्टर, चाइना था। है चाइना था, कौन था। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चाइना तो सबसे लोएस्ट था। ओके। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ टेल मी हाउ वाज इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ